वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बीए 4th सेमेस्टर हिंदी यूनिट 1, 2 और 3 से कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए हम लोग इसको 1-2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करके जो भी हमारा हो पाएगा। ठीक है, बशर्ते मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर से इसको एक बार देखें। ठीक है, और जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं उसको रट के एकदम जाएं अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए। ज़रूर से कुछ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं आपके। ठीक है, आने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या है? अनुवाद का गुण है। ठीक है, अनुवाद का गुण कैसा होता है? कुशल भाषा ज्ञानी या शैली का समुचित ज्ञान, सी निष्ठावान और डी ये सभी। ठीक है, तो अनुवाद का गुण कैसा होना चाहिए? ये सभी होना चाहिए उसमें। ठीक है, यानी कुशल भाषा ज्ञानी भी, शैली का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए, निष्ठावान भी, और फिर क्या हो गया? ये हमारे लिए तीनों, यानी सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है? वध धातु का अर्थ है। ठीक है, वध धातु का अर्थ क्या है? ए चलना, बी बोलना, सी पढ़ना और डी लिखना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा? सोचिए एक बार अपने से, क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। न्याय शास्त्र में वाक्य के प्रयोग बताए गए हैं। ठीक है, यानी न्याय शास्त्र में वाक्य के कितने प्रयोग बताए गए हैं? ए है 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी न्याय शास्त्र में 3 वाक्य बताए गए हैं। ठीक है, चौथा क्या है? वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द मिलता है। ठीक है, यानी वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द क्या होता है? ए अनुदैत, बी अनुदक, सी अनुवादक अनुवाक। ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी अनुवाक। ठीक है, पांचवा देखते हैं। ट्रिब्यूट शब्द किस भाषा का है? ठीक है, ए क्या है? फ्रेंच, बी जर्मन, सी रशियन और डी जापानी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी ट्रिब्यूट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद क्या है? लिफोडेट शब्द किस भाषा का है? जर्मन, पुर्तगाली, हंगेरियन, रशियन। क्या होगा? सी हंगेरियन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। विचारों के एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह भाषा परिभाषा किस विद्वान की है? ए है रविंद्रनाथ शर्मा, बी है रीता रानी पालीवाल, सी है अज्ञेय और डी है नागार्जुन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी देवेंद्रनाथ शर्मा। ठीक है, उसके बाद तेलुगु भाषा में अनुवाद के लिए शब्द है। ठीक है, तेलुगु भाषा में अनुवाद शब्द को क्या कहा जाता है? देखते हैं क्या कहा जाता है। तर्जुमा, तर्जमू, सी क्या है? तर्जम और डी क्या है? अनुवादर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुवादर, यानी तेलुगु भाषा में अनुवाद को अनुवादर कहा जाता है। आगे देखते हैं 9वां। नायडा के अनुसार प्रक्रिया के कितने चरण स्वीकार किए गए हैं? ठीक है, नायडा के अनुसार अनुवाद के कितने प्रक्रिया स्वीकार किए गए हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी नायडा महोदय के अनुसार
जो अनुवाद की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है। 10वां क्या है, अनुवादक स्वयं रीति से तो चल नहीं सकता, बल्कि स्वयं से शून्य होने की प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होगी। कथन है, यानी इस कथन को किसने कहा था? ए है भोलानाथ तिवारी, बी है गणेंद्र, सी है जैनेन्द्र और डी है अज्ञेय। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जैनेन्द्र जी ने ये कथन कहा था। ठीक है। 11वां है, आग्न भारती का विकास किस वर्ष हुआ था? ठीक है। ए है 1993 ईस्वी में, बी है 1994 ईस्वी में, सी है 1995 ईस्वी में और डी है 1996 ईस्वी में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। उसके बाद 12वां, वद धातु का अर्थ है। ठीक है। वद धातु का क्या अर्थ है? ए है बोलना, बी है कहना, सी है अ और ब दोनों। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है। आगे देखते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए अनुवाद के वर्गीकरण का रूप है। यानी अध्ययन की प्रक्रिया के लिए जो है अनुवाद का वर्गीकरण का रूप क्या है? ए है भारतीय मत, बी है पाश्चात्य मत, सी है अ और ब दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं? ठीक है। भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 2 मत हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की कितनी प्रमुख अवधारणाएं हैं? तो क्या होगा? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, सी आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है। 16वां है, अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की प्रमुख अवधारणा है। ए है शब्द कल्प धमकोश, बी है शब्द चिंतामणि कोश, सी है ऋग्वेद और डी है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 17वां, अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का प्रमुख तत्व है। ए है संप्रेषण, बी है मूल कथ्य का संतरण, सी है संस्कृत का संतरण और डी है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्या है, लिप्यंतरण शब्द के अर्धार्थ उत्तरार्ध, ठीक है, में कितनी ध्वनि इंगित होती हैं? ठीक है। ए है परिवर्तन की, बी है उपघटन की, सी है विक्रय की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। आगे देखते हैं, लिप्यंतरण का संधि विच्छेद होगा लिप प्लस उन्तरण, बी लिप प्लस अंतरण, सी लिपि प्लस अंतरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। 20वां देखते हैं, लिप्यंतरण के कितने प्रकार हैं? ठीक है। लिप्यंतरण के कितने प्रकार हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। आगे देखते हैं, लिप्यंतरण का प्रकार है, ठीक है, ध्वनात्मक, बी मॉर्फोलॉजी, सी मिश्रित और डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयंत्रण के ये तीनों जो हैं क्या हैं? प्रकार हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? ए
भाषिक, बी द्विभाषिक, सी बहुभाषिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्विभाषिक यानी बी। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य को मशीन का प्रयोग कितनी तरह से प्राप्त होता है, यानी मनुष्य को जो है मशीन का प्रयोग जो है कितनी तरह से प्राप्त होता है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी मनुष्य को मशीन का सहयोग जो है 2 तरीकों से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत है, यानी मशीनी अनुवाद प्रणाली का जो है जटिलता का मुख्य स्रोत क्या है। ए मूल भाषा के व्याकरणीकरण, ठीक है, स्तर। ठीक है, बी है लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर और सी है भाषिक पक्ष की शब्दावली और डी है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता के मुख्य स्रोत क्या हैं। ये तीनों जो हैं क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथार्थ होता है। ठीक है, देखते हैं। मतलब कंप्यूटर जो अनुवाद करता है वो कितना % सही रहता है। ठीक है, ए 50%, बी 60%, सी 95% और डी 98%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो कंप्यूटर अनुवाद करता है वो 95% तक सही रहता है। आगे देखते हैं 26वां। मशीन अनुवाद में गुणवत्ता का धरातल है। ठीक है, ए है अर्धपरक, बी है निहितार्थ, सी है संरचनात्मक और डी है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। मशीनी अनुवाद में यथार्थमता और गुणवत्ता का धरातल है। ए है क्या है साहित्यक, बी है आयात्मक, सी है उपयुक्त अ और ब। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं 28वां क्या है। मशीनी अनुवाद की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा कब हुई थी। ए 1940 में, बी 1945 में, सी 1946 में और डी 1950 में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, 1945 में जो है क्या हुआ था, मशीनी युग का शुरुआत हुआ था। आगे मशीनी युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है, किसके दौरान हुई थी, विश्व युद्ध के दौरान, गृह युद्ध के दौरान, गुलामी के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, मशीनी युग का शुरुआत हुआ था। ठीक है, सॉरी, मशीनी अनुवाद का शुरुआत हुआ था उस समय। ठीक है, कब, विश्व युद्ध के समय। 30वां क्या है, अनुवाद के लिए आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है अनुवाद के समय, द्विभाषिक शब्दकोश की, व्याकरण की, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी अनुवाद के समय किसकी आवश्यकता होती है, द्विभाषी शब्दकोश की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट के और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।